आखिर कौन है हमारा शत्रु? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 11। जिस खून में मैत्री बहती है, कई बार हमने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, कभी कभार तू मैं एक्सट्रीम होने से भयानक झगड़ा हो गया। लेकिन मान लो इन्हीं भाइयों का पड़ोसी के साथ पंगा हो गया। अब पड़ोसी से निपटने के लिए, लड़ने के लिए दोनों भाई अपनी पर्सनल लड़ाई भूल जाएंगे और एक होकर पड़ोसी का सामना करेंगे, उसके छक्के छुड़वा देंगे, क्योंकि वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी, समझते हैं कि पड़ोसी हमारा बड़ा दुश्मन है। उसको मज़ा छकाना हो, छट्टी का दूध याद दिलाना हो, तो आपसी लड़ाई को भूलकर एक होना ही पड़ेगा। आए दिन होता है। मुंबई में तो ऐसा कई बार होता है। पानी के लिए या फिर छोटी छोटी बात के लिए पड़ोसी के साथ कहासुनी हो ही जाती है। लेकिन कभी कभी एक अलग दृश्य भी देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के दिनों में सबकी नज़र आकाश पर है और पाँव ज़मीन पर टिके हैं। पतंग उड़ाते समय अरे ये कटा वो कटा, इस तरह ये पड़ोसी ही एक होकर दूसरी छत वालों से पतंग काटने में मारामारी, कंपटीशन शुरू कर देते हैं। इस समय में आपस में लड़ने वाले पड़ोसी भी अपनी लड़ाई भूलकर यूनाइट होकर दूसरों को मज़ा चखाते हैं। ये वही पड़ोसी है जो सुबह शाम नल पानी आदि को लेकर भयानक लड़ाइयाँ करते हैं। अब मान लो किसी गली मोहल्ले वालों के साथ लड़ाई हो गई हो, तो ये आपस में लड़ने वाले पड़ोसी ही एक हो जाते हैं। अब मान लो किसी अन्य शहर वालों से भिड़ना हो, तो सारे गली मोहल्ले वाले एक होकर लड़ेंगे, राइट। इसी तरह दो स्टेट्स की लड़ाई में ये अलग अलग सिटी वाले, शहर वाले लोग एक हो जाएंगे, राइट। अब नदी के पानी को लेकर या फिर कोई सीमा के विवाद को लेकर दो राज्यों की, दो स्टेट्स की भले लड़ाई हो, लेकिन बात जब राष्ट्र की, देश की आएगी, तो मान लो भारत के दो स्टेट्स के बीच बहुत लड़ाई है, लेकिन बात अगर पाकिस्तान से लड़ने की आएगी, तो ये ही दो स्टेट्स के लोग एक हो जाएंगे, यूनाइट होंगे। इनफैक्ट पूरा देश एक होकर सेना के पीछे खड़ा होगा। अमेरिका और रशिया दोनों की बनती नहीं, बयानों में हमेशा कटाक्ष दिखता ही है। इतना ही नहीं, जिस तरफ एक देश होगा, लगभग उसके ऑपोजिट साइड ही दूसरा देश देखने को मिलेगा। लेकिन जब मानव जाति के ऊपर विनाश के बादल मंडराते हैं, मान लो कोई एड्स, कैंसर, कोरोना जैसी भयानक बीमारी हो, तो दोनों देश के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट्स अपने देश की लड़ाई भूलकर हाथ मिलाते हैं और उन बीमारियों का इलाज ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो देश की एक दूसरे से बनती नहीं, वही देश साथ में बैठकर पूरे मानव जाति के दुश्मन ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए एक साथ बैठकर विचार करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब इन सारे अनुभवों से हम ये तो समझ सकते हैं कि जब कभी कॉमन बड़े शत्रु से फाइट करनी हो, तब छोटे शत्रुओं को अपनी पर्सनल दुश्मनी भूलकर यूनाइट होकर आगे बढ़ना पड़ता है। तभी कॉमन बड़े शत्रु के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है, वरना नहीं। चाणक्य नीति में सुना भी जाता है, शत्रु का शत्रु अपना मित्र। और भारत के इतिहास में भी देखने जाए तो भारत के राजा महाराजा एक होकर रहे होते, तो बाहरी आक्रांताओं द्वारा भारत पर राज की तो बहुत दूर की बात, कभी कोई भारत की ओर देखता भी नहीं। आपस में एकता नहीं रही, पर्सनल ईगो, पर्सनल वैर को साइड में नहीं रखा, तो बाहरी कॉमन बड़े दुश्मन के आगे हारना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। ये हमारी हिस्ट्री है और आज हमें हमारे इतिहास से, हिस्ट्री से सीखना है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर है, कॉमन बड़ा शत्रु हो तो आपसी लड़ाई भूलनी ही पड़ेगी, वरना कॉमन बड़ा शत्रु हमें खा जाएगा। अध्यात्म का चश्मा। अब इसी अनुभव को, लेसन को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखे, सोचे, अनुभवे, तो संपूर्ण मनुष्य जाति को खतरे में डालने वाले एड्स जैसे भयानक रोगों को हराने के लिए मानव जाति एक टेबल पर बैठती है, सभी मनुष्य एक हो जाते हैं। उस समय सभी लोग अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ भूल चुके हैं, ऐसा मित्रता का पूरा वातावरण खड़ा हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने की तैयारी सभी के चेहरे पर देख सकते हैं। कर्मसत्ता का वैर। एक स्कूल टीचर का एक स्मार्ट स्टूडेंट के साथ वैर बन गया। ये टीचर बात बात पर उस लड़के की हालत खराब कर देता। क्लास में थोड़ा सा लेट आ गया, होमवर्क नहीं करके आया, थोड़ी सी मस्ती कर दी या फिर कोई क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया, तो वो स्टूडेंट तो गया काम से। वो टीचर उस लड़के की इतनी पिटाई करता कि उस लड़के को अपनी नानी याद आ जाती। और हाँ, सबको इक्वल पनिशमेंट नहीं, दूसरे विद्यार्थियों को उन्हीं मिस्टेक्स के लिए एकदम हल्की फुल्की या फिर न के बराबर सज़ा मिलती। लेकिन जिस पर यह टीचर नाराज़ हुआ था, वो बच्चे की तो खैर नहीं, कड़क से कड़क सज़ा मिलती। ठीक इसी तरह कर्मसत्ता कहो या फिर कुदरत कहो, इस कर्मसत्ता की भी हम जीवों से भयंकर शत्रुता बंधी हुई है। जीव थोड़ी सी भूल करता है और उसके लिए कर्मसत्ता द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा तैयार है, समझो। राई जितनी सज़ा भी ये कर्मसत्ता, ये कुदरत कम नहीं करती है। एक विधवा महिला और उसके पुत्र की बात आती है। वह पुत्र मेहनत मजदूरी करके आया और घर आते ही रोटी नहीं देखी, भूख से अपने पेशेंस खो बैठा और जैसे ही काम से थक कर माँ आंगन में आई, वैसे ही अपनी लिमिट भूल गया,
अपनी मर्यादा भूल गया और बोल उठा कि कहा तू सूली पर चढ़ने गई थी क्या? पता नहीं तेरा ये पुत्र भूखा मर रहा है। माँ भी अपना विवेक संयम संतुलन खो बैठी और वो भी बोल उठी, क्या तेरे हाथ कट गए थे क्या? रोटी अंदर रखी थी, लेने में कितनी देर लगती है? बस क्रोध में आवेश में बोले गए ये शब्द इन दोनों को भयानक भारी पड़ गए। कर्मसत्ता ने इन दोनों को इन शब्दों की भयानक सजा दी। अगले भव में यानी कि अगले जन्म में उस लड़के को बिना कारण ही सूली पर चढ़ना पड़ा और इस माँ को भवांतर में यानी कि अगले अगले जन्म में या फिर भव में हाथ कटवाने की भयानक सजा मिल गई। ऐसे देखे तो बोली थी सिर्फ एक एक लाइन, लेकिन सजा मिली कितनी भयानक। यह ही कर्मसत्ता की वर्किंग स्टाइल है। इसी तरह एक और व्यक्ति की बात आती है। दीक्षा का पालन तो सुंदर किया, सिर्फ इतना ही मन में सोचा कि गुरु भगवान ने दीक्षा दी, बहुत अच्छा किया, परंतु जबरन दी ये अच्छा नहीं किया। बस इतना छोटा सा मामूली सा गुरु के प्रति दुर्भाव और मैतारच के भव में कर्मसत्ता ने दुर्लभ बोधि की सजा पकड़ा दी। दुर्लभ बोधि अर्थात दीक्षा, सम्यक्त्व, वैराग्य इत्यादि जल्दी से जिन्हें मिलता भी नहीं और पसंद भी नहीं आता, ऐसी आत्मा समझ सकते हैं। धर्म पसंद नहीं आना यह भी सजा ही है। खैर, चावल जितनी साइज वाला बेचारा तंदुलिया मत्स्य, मुंह फाड़कर बैठे हुए मगरमच्छ या फिर बड़ी मछली की आंख पर रहकर पानी की वेव्स के कारण हजारों छोटी मछलियों को इस बड़ी मछली के मुंह में जाते हुए और फिर से जीवित जिंदा बाहर आते हुए देखता है और मन में ये तंदुलिया मत्स्य मात्र इतना विचार करता है कि ओह ये कैसा मूर्ख है, मैं अगर इस बड़ी मछली की जगह पर होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। और कर्मसत्ता उस चावल जितने छोटे से प्राणी को, उस तंदुलिया मत्स्य को लेकर 7वीं नरक में भेजती है। जी हाँ, 7th नरक। शरीर तो उसका चावल की साइज जितना, लेकिन सिर्फ मन से किए गए बड़े पाप की भी भयानक सजा। बेचारा चावल की साइज जितना छोटा सा जीव, उसकी एक भूल और 33 सागरोपम की भीषण सजा, भीषण यातना। कर्मसत्ता न दया करती है न ही रिश्वत लेती है। कर्मसत्ता के अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड जरूर होता है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। कदम कदम पर जीवों की आत्मा की हालत खराब करने वाली और क्रूर मजाक करने वाली ये कर्मसत्ता क्या आत्मा की भयंकर शत्रु नहीं है? गंभीरता से सोचना होगा। कौन है जो कर्मसत्ता से बच सकता है? कोई नहीं। छोटे से छोटे जीव को भी कर्मसत्ता नहीं छोड़ती। इसीलिए इस दुनिया के हर जीव, हर प्राणी का भयंकर से भयंकर और बड़े से बड़ा कॉमन शत्रु और कोई नहीं बल्कि कर्मसत्ता है। यदि हमें दुखों से मुक्त होना है तो हमें इस कर्मसत्ता पर जीत हासिल करनी ही होगी। हम सभी का कोई कॉमन बड़ा शत्रु है तो वह कर्मसत्ता है। कर्मसत्ता से लड़ने के लिए हमें एक होना ही होगा, यूनाइट होना ही होगा। तो फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि असली दुश्मन कोई जीव, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ छोटे बड़े झगड़े हुए हो, वो हमारा दुश्मन नहीं है। असली शत्रु तो कर्मसत्ता है। लेकिन इस कर्मसत्ता नामक शत्रु से लड़ना किस तरह, इसके खिलाफ जीतना कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।